बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कनाडा के टूरिस्ट के वीज़ा के बारे में तफसील से बात करेंगे। उनका कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी अपडेट हुआ है, उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उनकी इस वक्त वीज़ा फ़ीस कितनी है, और आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड पे वीज़ा रेशो के बारे में बात करेंगे कि इस वक्त उनकी वीज़ा रेशो क्या चल रही है। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इमिग्रेशन से मतलब ट्रैवल से मतलब और वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत से लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और कुछ जो है वो उन्होंने अप्लाई कर लिया है और वो वेटिंग में है कि उनके रिज़ल्ट आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो लोग नए अप्लाई करने वाले हैं उनको बताता चलूं कि अभी अपॉइंटमेंट का मसला कनाडा की तरफ से हल हो चुका है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि 30 दिन के अंदर अंदर ही अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो आपको खुद ही वीएसएफ ग्लोबल वाले आपके अपॉइंटमेंट के बारे में अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, वो लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट है कनाडा की डिसीजन के हवाले से वो तकरीबन 60 डेज़ है। या अगर बायोमेट्रिक आपने करा दिए हैं तो फिर आपको 60 डेज़ का इंतज़ार करना होगा। पहले ये ड्यूरेशन कम होता था, लेकिन अब 60 डेज तक चला गया है। तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला 60 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर लेट होता है तो फिर आप जो है उनको ईमेल करके अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए वीज़ा फ़ीस की कि कनाडा की इस वक्त करंट वीज़ा फ़ीस कितनी है, तो अभी उनके बायोमेट्रिक के भी उसके अंदर इंक्लूड करके प्राइस जो है वो 185 कैनेडियन डॉलर हैं, जो कि आपने ऑनलाइन पे करने होते हैं। उसके बाद फिर आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट होगी। मैं अब आपको बताता चलूँ कि वीज़ा कनाडा का अप्लाई करने के लिए 2 पोर्टल्स इस्तेमाल होते हैं, जीसीकी और आईआरसीसी। वैसे तो ये दोनों पोर्टल्स सेम हैं, लेकिन वो लोग जो जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं और वो अपलोड करना चाहते हैं सारे, तो फिर उनको जीसीकी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप 4 एमबी तक भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे पोर्टल के ऊपर जो आईआरसीसी है वहाँ पे सिर्फ आप 2 एमबी तक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ज़्यादा पेजेस हैं तो फिर अगर आप उस दूसरे पोर्टल पे जाएँगे तो जब उसको आप कंप्रेस करके 2 एमबी में लेके आएँगे तो वो ब्लर हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है जीसीकी के ज़रिए अपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। अब जो मैंने एक शुरू में बात की जो कुछ टिप्स की, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ज़्यादातर जो उसकी में रीज़न्स बताई जाती है वो यही होती है कि आपकी कोई टाइज़ अपने मुल्क के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है कि आप हमारे मुल्क में आएँ और फिर यहाँ पर अपना ट्रिप कंप्लीट करके जो है वो वापस चले जाएँ। जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं वो टूरिज़्म के लिए होता है, और एक तो उसके लिए हमारे पास अगर हमारी कोई टूरिज़्म की हिस्ट्री हो कि हम दूसरी कंट्री में भी जाते रहें टूरिज़्म के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो फिर तो एक किस्म का एतमाद बना होता है, उनको पता होता है ये आएगा और वापस चला जाएगा। लेकिन जब हम फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं या फिर कुछ 2-3 छोटी कंट्रीज़ के बाद वीज़ा टूरिज़्म का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा का, तो फिर वो इस चीज़ को बड़ा ही गौर से लेते हैं कि क्या ये हमारे मुल्क से वापस जाएगा या नहीं जाएगा। आपको भी पता है कि जो भी टूरिस्ट वीज़े के ऊपर कनाडा जाता है तकरीबन 85% लोग जो हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, या तो असाइलम क्लेम कर देते हैं या फिर अपना टूरिस्ट वीज़ा जो वो वर्क में ले जाते हैं, या फिर कुछ वैसे ही ओवरस्टे हो जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो आपका वीज़े का डिसीजन करता है, और वो सबसे ज़्यादा अब मेक श्योर ये चीज़ करने की कोशिश करता है क्या आप जो है वो वापस जाएँगे कि नहीं जाएँगे। देखें, जो वर्क वीज़ा है वो हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, वो ईज़ी तरीका अपनाते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसकी 185 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है, तो वो बहुत सस्ते में उन्हें मिल जाता है और वहाँ जाकर अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। यही चीज़ जो है जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो उसको उनको बुरी लगती है कि ये गैर टूरिज़्म के वीज़े के ऊपर हैं, लेकिन ये वापस नहीं आ रहे, तो उससे क्या होता है वो मज़ीद सख्तियाँ कर देते हैं। इसी वजह से अब जो कनाडा की वीज़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थी। आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोगों के कनाडा के वीज़ाज़ ईज़िली लग रहे थे, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है तो उनकी वीज़ा रेशो तकरीबन 50-55 के ऊपर आ गई है, जो कि तकरीबन 75-80 पर थी। तो अब भी जो लोग जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर उनको चाहिए कि वो अपने वीज़े का सही इस्तेमाल करते हुए वापस टाइम के अंदर आ जाएँ।
अच्छा जी, अब मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करें तो उसमें आप अपना जो फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट है, एफआरसी, या अपने बीवी बच्चों के साथ या बहन भाइयों के साथ ज़रूर लगाएं। और जो आपने कवर लेटर लिखना है उसमें ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि आपकी वापस आने की रीज़न्स क्या है। देखें, उसको जो हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को तो नहीं पता कि आपके वापस आने की क्या रीज़न है। तो फिर आपने उसको स्पेशल एक पैरा बना के ये चीज़ लिखनी है कि इन रीज़न्स की वजह से जो आप वापस आएँगे, उनके फिर आपने साथ में डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लगाने हैं। अगर आप कहते हैं जी मेरा बिज़नेस है तो बिज़नेस का प्रूफ लगाना है। आप कहते हैं जी न मेरे अपना यहाँ पर जो है वो मैं स्टडी करता हूँ पाकिस्तान में, मैं छुट्टियाँ लेकर जा रहा हूँ, तो वो आपने साथ में लगाना है। और अगर आपकी फैमिली है तो वो आपने बताना है कि ये मेरी फैमिली है, तो मैं ज़ाहिर बात है इनकी लुक आफ्टर करने के लिए इनके पास वापस आऊँगा। तो ये थी जी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट के हवाले से, कनाडा के टूरिस्ट के हवाले से जो मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।